कुछ महीने पहले फोर्ब्स की द रिचेस्ट ह्यूमन बीइंग वाली लिस्ट आई थी, जिसमें सबसे ऊपर नाम अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस का है। जेफ बेजोस की टोटल वर्थ 213 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अब 213 बिलियन यूएस डॉलर्स होते कितने हैं? 16 खरब। अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो 16 के आगे आप 12 जीरोस और ऐड कर दें, उतने रुपए जेफ बेजोस के पास हैं। अगर सिंपल करेंसी के टर्म में बताऊं तो 16 लाख करोड़ इतनी नेट वर्थ है अमेजॉन के जेफ बेजोस की। यानी पूरी दुनिया की लगभग 75% कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा उनकी टोटल नेट वर्थ है। और ये उतना ज्यादा अमाउंट है जितना कि हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते पूरी अपनी लाइफ टाइम में खर्च करने के लिए। और हम और आप क्या शायद जेफ बेजोस भी ना खर्च कर पाए, क्योंकि जेफ बेजोस अभी 57 ईयर्स ओल्ड है। और मान लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ये मान लेते हैं कि वो 85 साल तक जिंदा रहेंगे। अब अगर उन्हें अपनी टोटल कमाई जो कि 16 लाख करोड़ की है, अगर उन्हें खर्च करने पे आए कि पूरी जिंदगी में उसे खर्च करना चाहें, तो भी उन्हें लगभग रोज 57,000 करोड़ खर्च करना पड़ेगा रोज, जो कि एक आम इंडियन सिटीजन की पूरी जिंदगी की कमाई से भी कई ज्यादा गुना बड़ा अमाउंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जेफ बेजोस भले ही अभी मॉडर्न डे के सबसे ज्यादा अमीर इंसान हो, लेकिन अभी भी वो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा अमीर इंसान नहीं है। बल्कि अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करें तो वो उस इंसान के करीब भी नहीं है। और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, उनकी नेट वर्थ जेफ बेजोस से दुगनी थी। बल्कि यही नहीं, अगर हम इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफे और जैक मा की टोटल पैसों को जोड़ दें, तब भी उस इंसान के पास इन सबसे ज्यादा पैसा था। भले ही इनकी नेट वर्थ का रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है, लेकिन बहुत हद तक चांस ये है कि आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इनसे। ये है मनसा मूसा, द रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान। और क्यों ऐसा कि आपने इनका नाम अब तक नहीं सुना? इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि ये आज से करीब 750 साल पहले पैदा हुए थे, और दूसरा कि ये माली एम्पायर के सुल्तान थे। माली एम्पायर अफ्रीका की एक सल्तनत थी, और हमारे इंडियन स्कूल सिस्टम्स में अफ्रीका पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। माली एम्पायर खुद में ही बहुत ही ज्यादा एक अमेजिंग एम्पायर था। 14th सेंचुरी में माली एम्पायर ने अफ्रीका का करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रखा था, और यहाँ पे पूरी दुनिया के करीब 5% लोग रहते थे। माली एम्पायर की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हुई थी, और उस दौर को अफ्रीका का द गोल्डन एज ऑफ ट्रेड बोला जाता है। माली एम्पायर की अनइमेजिनेबल वेल्थ का राज सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता था, गोल्ड और सॉल्ट। सोना और नमक दोनों ही माली एम्पायर के पास भरपूर क्वांटिटी में था। बल्कि उस दौर की दुनिया का लगभग आधा सोना माली एम्पायर की सिर्फ 3 गोल्ड माइन से आता था। अब गोल्ड से तो इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन सॉल्ट से, नमक से इतना ज्यादा पैसा कैसे उन्होंने कमा लिया, ये आज सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम 14th सेंचुरी के हिसाब से सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि सॉल्ट की वैल्यू उस वक्त गोल्ड से कम नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है सॉल्ट हमारे डाइट का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और ये कोई भी फीके खाने को बहुत ही अच्छा टेस्टी बना देता है। और देखा जाए तो हम नमक के बिना शायद जिंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन 14th सेंचुरी में इसकी वैल्यू और ज्यादा थी, क्योंकि तब रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी नहीं थी, और सॉल्ट का इस्तेमाल लोग प्रिजर्वेटिव की तरह करते थे, चीजों को सड़ने से बचाने के लिए करते थे। तो जिन एरियाज में नमक ज्यादा होता था, उनके पास पैसा आना तो लाजमी था। तो दूसरी तरफ अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसकी वैल्यू तो आज भी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि ये कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेसशिप्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन 14th सेंचुरी में गोल्ड खुद को अमीर दिखाने के ज्यादा काम आता था, जो कि आज भी हमारी देसी सोसाइटीज में काफी देखने को मिलता है। मनसा मूसा की पैदाइश करीब 1288 एडी में हुई थी, और ये करीब 1312 एडी में माली एम्पायर के 10th सुल्तान बनाए गए थे। लेकिन इनके सुल्तान बनने के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल मनसा मूसा को एक टेम्पररी रूलर बनाया गया था स्टार्टिंग में। इनसे पहले वाले सुल्तान, 9th सुल्तान अबू बकर कीटा II, इन्होंने डिसाइड किया कि अटलांटिक ओशन को एक्सप्लोर करेंगे, और ये जानना चाहते थे कि अटलांटिक ओशन के उस पार क्या है। अबू बकर कीटा ने अपनी पूरी वेल्थ और पूरा फॉर्च्यून मनसा मूसा को सौंप के अपनी 3000 शिप्स के साथ अटलांटिक ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, जबकि उन्हें कोई कंफर्म नहीं था कि अटलांटिक ओशन के पार कुछ है भी कि नहीं। लेकिन अफसोस वो कभी वापस नहीं आए, और मनसा मूसा टेम्पररी किंग से परमानेंट किंग बन गए। मनसा मूसा को पहले से ही बहुत ही ज्यादा अमीर सल्तनत मिली थी, लेकिन वो यहाँ रुके नहीं। उन्होंने सल्तनत के बॉर्डर्स और पैसे दोनों को बढ़ाने में और ज्यादा मेहनत की। वैसे क्या मैंने आपको बताया है कि मनसा उनका पहला नाम नहीं था, बल्कि अफ्रीका में मनसा का मतलब होता है एम्परर या सुल्तान। तो मनसा मूसा का मतलब था सुल्तान मूसा या किंग मूसा। मनसा मूसा अफ्रीका के ग्रेटेस्ट सुल्तान थे, बल्कि सिर्फ अफ्रीका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ग्रेटेस्ट सुल्तान। तो अब इनके पास टोटल पैसे कितने थे?
वेल, एग्जैक्ट नंबर्स जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मंसा मूसा एक बहुत रिलीजियस मुस्लिम थे, तो उनकी भी ये ड्यूटी थी बाकी मुस्लिम्स की तरह ही कि अपनी पूरी जिंदगी में करीब एक बार तो हज कर ले। हज मुस्लिम्स का एक पिलग्रिमेज है मक्का की तरफ, जो कि इस्लाम के 5 फंडामेंटल पिलर्स में से एक है। तो मंसा मूसा ने भी डिसाइड किया कि अब वो मक्का ट्रैवल करेंगे हज के लिए। तो मंसा मूसा का माली से मक्का का सफ़र ऐसा था जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया है। जब मंसा मूसा ने ये प्लान किया कि अब उनको हज पे जाना चाहिए, तो वो अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ 60,000 और मर्द और औरत थे, 100 हाथियां थी, 80 ऊंट और मंसा मूसा के हाईली ट्रेंड 500 वॉरियर्स थे, और इन सब के साथ बहुत सारा खाना और बहुत सारा पानी उन सब के लिए। माली से मक्का का सफ़र लगभग 4,345 किलोमीटर्स था। तो मंसा मूसा लगभग एक पूरे चलते फिरते शहर के बीच में कर रहे थे। वो एक ऐसा कारवां था जो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा था। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं ट्रैवल करते होंगे तो आप भी कुछ अपने साथ कुछ पैसे रखते होंगे। तो मंसा मूसा के केस में भी यही था। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हैं, तो वो थोड़े पैसों का मतलब आपके लिए बदल जाएगा। एग्जैक्टली वही मंसा मूसा के केस में हुआ। मंसा मूसा ने अपने साथ करीब 21,000 किलो ऑफ गोल्ड रखा था। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि 21,000 किलो गोल्ड कैसे कोई लेके ट्रैवल कर सकता है। तो उसके लिए मंसा मूसा के पास करीब 12,000 स्लेव्स थे, और हर गुलाम के पास पूरे सफ़र में करीब 2 किलो सोना था। और 21,000 किलो सोने के साथ मंसा मूसा के पास करीब 1,000 किलो गोल्ड डस्ट भी था। गोल्ड डस्ट उस वक्त की करेंसी हुआ करती थी। अब आप इन सारी चीज़ों को एक साथ देखें, कई हज़ार लोग, कई हज़ार जानवर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड। तो ये एक ऐसा सफ़र था जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अब एक नज़र देखने में तो ऐसा लगता है कि मंसा मूसा अपनी पूरी वेल्थ का शो ऑफ करने के लिए निकले थे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक ज़कात भी है। ज़कात का मतलब चैरिटी करना, अपने पूरे साल की सेविंग्स का करीब 2.5% पार्ट देना। तो मंसा मूसा के साथ जितना भी गोल्ड था वो दरअसल चैरिटी करने के लिए लेके निकले थे। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ज़कात में आप सेविंग्स का 2.5% देते हैं, तो ये सारा सोना मंसा मूसा की सेविंग्स का 2.5% था। और हिस्टोरियंस के हिसाब से मंसा मूसा ने इतना ज़्यादा सोना बांट दिया था कि उन्होंने पूरी इकोनॉमी को क्रैश कर दिया था। बल्कि नॉर्थ अफ्रीका से लेके वेस्ट अफ्रीका, यहाँ तक कि अरेबियन पेनिनसुला, बल्कि बहुत सारे गोल्ड ट्रेडिंग सिटीज़ जैसे कि कायरो, मदीना और यहाँ तक कि मक्का में भी 10 साल तक रिसेशन था। मंसा मूसा ने सिर्फ ज़कात ही नहीं दिया, बल्कि ये इस्लाम को और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, और ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते थे। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये हर फ्राइडे को अपने माली से मक्का के पूरे ट्रिप में, ये चाहे जहाँ भी हो, हर फ्राइडे को ये एक मस्जिद बनवाएंगे। अब माली से मक्का का पूरा सफ़र लगभग 2 साल का था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मस्जिदें इन्होंने बनवाई थी। माली एम्पायर को इस सफ़र से पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन मंसा मूसा के इस ट्रिप ने माली एम्पायर और उनको इतना ज़्यादा फेमस कर दिया कि उन्होंने वर्ल्ड मैप में अपने माली एम्पायर को एक जगह दिलवाई। न सिर्फ नॉर्मल वर्ल्ड मैप में, बल्कि 14th सेंचुरी के सबसे अहम मिडीवियल मैप कैटलन एटलस में भी इन्होंने अपनी जगह दर्ज करवा ली। और जब मंसा मूसा वापस अपने हज के ट्रैवल से वापस माली एम्पायर पहुँचे, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया माली एम्पायर को और ज़्यादा ग्रो करने में, और इन्होंने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई, बहुत सारे मदरसे बनवाए। मदरसा दरअसल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शहरों को डेवलप करने में बहुत हेल्प की। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे मंसा मूसा ने सबसे ज़्यादा अटेंशन हासिल की, टिम्बकटू। मुझे पता है आपने टिम्बकटू का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन आप वर्ल्ड मैप में उसे कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे। और आपको आज से पहले ऐसा लगता होगा शायद कि टिम्बकटू एक मिथिकल लोकेशन है, जैसे कि अटलांटिस की तरह। लेकिन टिम्बकटू के फेमस होने का क्रेडिट सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो मंसा मूसा है। टिम्बकटू इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि ये ट्रेड, कल्चर, रिलीजन और लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया, ना सिर्फ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। टिम्बकटू में ही एक जिंगरेबर मॉस्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और वो टिम्बकटू यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है जिसे मंसा मूसा ने ही बनवाया था, और वो आज भी वहाँ पे खड़ी है। ये उस दौर की एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियर जगह थी जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते थे इल्म हासिल करने, एजुकेशन हासिल करने। यहाँ पे उस वक्त करीब 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज लाइब्रेरी थी जिसके अंदर करीब 10 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद थी।
और हम ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब दुनिया भर में लोग अफ्रीका को एक अनकल्चर्ड और एक वायलेंट प्लेस की तरह देखते थे, जहाँ पे दुनिया भर के लोगों का ये मानना था कि अफ्रीका के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। अब एग्जैक्ट कितने पैसे मंसा मूसा के पास थे उस दौर में, ये आज के डेट में अंदाज़ा लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अगर हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें तो मंसा मूसा के पास करीब 400 बिलियन US डॉलर्स मौजूद थे, मतलब लगभग 32 लाख करोड़। मंसा मूसा का टोटल वेल्थ अनइमेजिनेबल था और वो उन पैसों से कुछ भी कर सकते थे, जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन लकीली उन्होंने अपना सारा फोकस ह्यूमैनिटी की अच्छाई के लिए लगाया। उन्होंने अपना पूरा फोकस ज़कात यानी कि चैरिटी में लगाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बनवाया जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में सुधार हो। तो ये थी मंसा मूसा की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मास्सलामा।